हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज हम इस वीडियो में रीट एग्जाम के लिए हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर लाए हैं। ये मॉडल टेस्ट पेपर लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आपकी भाषा हिंदी फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों के लिए ही अति महत्वपूर्ण है। मॉडल टेस्ट पेपर नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो एज इट इज जैसे एग्जाम में पैटर्न आएगा उसी के आधार पर हैं। 30 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं लैंग्वेज के, तो 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं। इसमें सारे ही जो चैप्टर जो टॉपिक दिए गए हैं उनको इंक्लूड करके कौन से चैप्टर से कौन सा प्रश्न बनता है तो वो सभी हमने लिए हैं। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि को कैसा लग रहा है, क्योंकि एग्जाम अभी बहुत पास आ गई है तो आप सभी अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो देखिए, जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें 2 गद्यांश आते हैं, तो गद्यांश भी मैंने आपके लिए इस वीडियो में लिए हैं। पिछला एक इसका मॉडल टेस्ट पेपर हम पहले भी कर चुके हैं। आई होप आपने वो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके उनको जरूर देखिएगा। एसएसटी के काफी सारे मॉडल टेस्ट पेपर हम कर चुके हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। तो गद्यांश देखिए, आप वीडियो पॉज करके इसको ध्यान से पढ़िएगा। सुखी, सफल और उत्तम जीवन जीने के लिए किए गए आचरण और प्रयत्नों का नाम ही धर्म है। देश, काल और सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से संसार में भारी विविधता है। अतएव अपने अपने ढंग से जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने वाले विविध धर्मों के बीच भी ऊपर से विविधता दिखाई देती है। आदमी का स्वभाव है कि वह अपने विचारों और जीने के तौर तरीकों को तथा अपनी भाषा और खानपान को सर्वश्रेष्ठ मानता है तथा चाहता है कि लोग उसी का अनुसरण करें। यथाशक्ति दूसरों से अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हुए वह चाहता है कि सभी लोग उसे अपनाएं। इसके लिए वह जोर जबरदस्ती को भी बुरा नहीं समझता है। धर्म के नाम पर होने वाले जातिगत विषेद, मारकाट और हिंसा के पीछे मनुष्य का यही स्वार्थ भावना काम आती है। तो आई होप आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, देश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए, देश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राष्ट्र जो है वो देश शब्द का पर्यायवाची है। राष्ट्र जो कि राज्य शब्द का से मिलकर बना है, राज्यों को मिलाकर राष्ट्र बनता है, तो राष्ट्र का मतलब देश इसी का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न है, उत्तम का विलोम है, तो उत्तम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अधम होगा। उत्तम का विलोम अधम। और उसी के साथ में अगम का अगर विलोम देखें तो अगम का सुगम हो जाएगा, सुगम विलोम शब्द हो जाएगा। उच्च का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। और इसी के साथ में अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ हो जाएगा। तो ये देखिए, आपको ध्यान में रखना है, उत्तम का विलोम शब्द अधम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए, जो ये क्वेश्चन है 1 से 5 तक, ये हमें गद्यांश के आधार पर ही देना है, ना कि अपने आधार पर। तो आपको पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, फिर इनके उत्तर देने हैं। अब देखिए, उसमें दिया हुआ था अपने हित के लिए किया गया कार्य। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द कैसे? जैसे एक सेंटेंस दिया उसको एक शब्द में हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, अपने हित के लिए किया गया कार्य क्या होगा? स्वार्थ होगा। यानी सिर्फ अपने ही बारे में सोचना, अपने हित के लिए सोचना, तो वो स्वार्थी भावना जो बोलते हैं, स्वार्थ होगा। दूसरों पर उपकार करने वाला क्या कहलाएगा? परोपकारी कहलाएगा। और जो दूर की सोचता होगा वो क्या होगा? दूरदर्शी होगा। और जो क्षमा योग्य न हो उसे क्या बोलते हैं? अक्षम्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वार्थी। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला है, विद्वेष शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए, विद्वेष शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सा है? वि उपसर्ग इसमें लगा है। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द की जो अर्थ है वो परिवर्तित कर देते हैं। तो विद्वेष शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? वि उपसर्ग होगा। विद्वेष क्या होता है? जो शत्रु होने की अवस्था या भाव जो होती है ना, वो विद्वेष होता है। तो इसमें कौन सा होगा? उपसर्ग वि उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है, जैसे विनय है, तो विनय में भी कौन सा उपसर्ग होगा? वि उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यथाशक्ति शब्द में समास
का प्रकार है, तो यथा शक्ति है उसमें समास अव्ययी भाव समास है, उसका उदाहरण है यथा शक्ति, जिसमें क्या होता है पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है और जिसमें पहला पद क्या होता है प्रधान होता है यानी अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे इसका यथाशक्ति का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार होगा, तो इसमें कौन सा भाव कौन सा जो समास होगा अव्ययी भाव समास होगा शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, ये अगला गद्यांश देखिए। इस गद्यांश को पढ़ना है और हमें उत्तर देना है, तो इस गद्यांश को भी हम पढ़ लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको ध्यान से पढ़िएगा। आज हमारे सामने अहम सवाल यह है कि धर्म बड़ा या राष्ट्र? उत्तर में यह निर्विवाद तय होना चाहिए कि राष्ट्र बड़ा है, लेकिन साथ ही आसपास ये भी देखना है कि राष्ट्र की मौलिक अवस्थाएं क्या है। क्या मिट्टी, पानी, नदी, पहाड़, राजा, प्रजा से ही राष्ट्र की मूर्ति बनती है? नहीं, राष्ट्र की संपूर्ण छवि और पूरा व्यक्तित्व हजारों वर्षों की मानवीय चेतना, जीवन के शाश्वत मूल्यों और अपनी धरती आकाश में अखंड विश्वास से बनता है। आदमी की वैज्ञानिक और मौलिक बुलंदियों के साथ उसके सफर में और कुछ भी मुलायम सरीखा सा रहा है, उसको कतरा कतरा लेकर भी एक बनने की होशियारी सिखाता रहा है। लम्हा लम्हा के बीच समय के अरसों को बटोरता रहा है। तो ये आपने वीडियो पॉज करके इसको ध्यान से पढ़ लिया होगा। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमें इसी के आधार पर देना है। राष्ट्र शब्द का तद्भव रूप पूछा है, तो राष्ट्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? राष्ट्र क्या होता है, एक बड़े लोगों का एक समूह होता है, यानी इसमें काफी सारे जो राज्य है वो मिलकर बनाते हैं, तो इसका जो तद्भव रूप क्या होगा? राज्य होगा। किसका? राष्ट्र का। इसमें जो सामुदायिक एक रूपता दिखाई देती है, सांस्कृतिक रूप से संगठित होते हैं, वो राष्ट्र होता है। तो राष्ट्र का तद्भव रूप क्या होगा? राज्य होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से बहुवचन का कौन सा शब्द है? तो बहुवचन का शब्द अगर देखें पहाड़, पहाड़ का बहुवचन शब्द क्या होगा? पहाड़ों होगा, ये तो नहीं है। राष्ट्र, राष्ट्र का बहुवचन शब्द राष्ट्र होगा। मूर्ति, मूर्ति का बहुवचन शब्द क्या होगा? मूर्तियां होगा। तो बुलंदी जो शब्द है बुलंदियां, बुलंदियां, बुलंदियों, तो ये ही बहुवचन शब्द है। बुलंदी शब्द का बहुवचन रूप है बुलंदियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अखंड शब्द के अन्य अर्थ हैं। तो अखंड शब्द के अन्य अर्थ अगर देखें तो अविभाजित होना, अंतहीन, अविराम, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें राइट आंसर उपयुक्त तीनों ही हैं, वो अखंड शब्द के अन्य अर्थ होते हैं। अखंड का अर्थ होता है जिसके खंड या टुकड़े न हो। अभी जैसे कि कोई भी चीज है उसके कोई टुकड़े नहीं किया जा सकता, वो अखंड होगा। तो इसका राइट आंसर अविभाजित होगा, अंतहीन भी होगा, अविराम भी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द अगर हम देखें तो जो पहाड़ पुल्लिंग है, राजा पुल्लिंग है, होशियारी, बिल्कुल होशियारी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। होशियारी यानी चालाकी, समझदारी, बुद्धिमानी, ये सभी कौन से हैं? चतुराई, ये सभी जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। बाकी पहाड़, राजा और आकाश, ये तीनों शब्द कौन से हैं? पुल्लिंग शब्द रूप है। अगला क्वेश्चन है, लम्हा लम्हा के बीच समय के अरसों को बटोरता रहा है, इस वाक्य किस काल से संबंधित रहा है? तो देखिए लम्हा लम्हा के बीच समय के अरसों को बटोरता रहा, इस वाक्य में अगर देखें तो हम हैं इसमें अपूर्ण वर्तमान काल इसमें दिखाई देता है। पूर्ण वर्तमान काल या तत्कालीन वर्तमान काल भी इसको कहते हैं। जब क्रिया निरंतर रूप से वर्तमान में होती है ना, तो उसे तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे उसके पीछे रहा है, रहा, रही है, रहे हैं जैसे आता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, श्याम लिख रहा है, तो ये सभी किसके हैं? अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, शायद आज धूप निकले। वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? तो शायद आज धूप निकले, इसमें संभावनार्थक वाक्य का उदाहरण है। ये इसमें संभावना प्रकट हो रही है, शायद आज धूप निकलेगी, शायद आज बारिश आएगी। तो ये सभी क्या है? ये शायद
कल बहुत तेज बरसात होगी, आज बरसात होगी, शायद जो आता है वो संभावनार्थक जो शब्द हैं वो होते हैं संभावनार्थक वाक्य। अगला प्रश्न है वाक्य के अंग हैं। तो वाक्य के टोटल कितने अंग हैं? वाक्य के अगर देखें तो एक और दो, उद्देश्य और विधेय, दो प्रकार के वाक्य होते हैं दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य के दो रूप होते हैं, एक कौन सा? उद्देश्य, और एक होता है विधेय। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? घर बसाना यानी विवाह करना बिल्कुल सही है। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, तो ये भी एकदम सही है। पेट पर लात मारना, ये पर और लात अलग है। पेट पर लात में भयंकर चोट पहुंचना, ये नहीं, गलत हो जाएगा। पेट पर लात मारना मतलब क्या होता है? किसी की रोटी छीनना, किसी की नौकरी छीन लेते हैं ना, तो उसको कहते हैं उसके पेट पर लात मार दी। जैसे कोई नौकरी कर रहा है, उसको उसकी नौकरी अगर से कोई हटा देता है, नौकरी छीन लेता है, तो वो पेट पर लात मारना इस मुहावरे का अर्थ होगा। जैसे हम इसको देखें कि महेश ने श्याम के पेट पर लात मारकर नौकरी से निकाल दिया, तो इसका अर्थ ये होगा ना कि भयंकर चोट पहुंचना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। वैसे ही टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना, बिल्कुल साफ मना कर दिया, टका सा जवाब दे दिया, तो ये राइट आंसर, ये तीनों सही हैं, परंतु पेट पर लात मारना ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 दिन की चांदनी का मतलब क्या है? तो 4 दिन की चांदनी का मतलब होता है क्षणिक सुख, कुछ थोड़ी देर के लिए ही, मतलब किसी चीज का सुख प्राप्त होना। क्षणिक जो सुख होता है, यानी जो तुरंत खुश होता है, उसके कुछ समय बाद वो खुश ही चली जाती है, थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओ, उसके बाद जैसे कोई चीज है किसी ने उसको दे दी कि आप थोड़ी देर इसको रख लो, उसको वो चीज बहुत प्रिय है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगला वो आप वापस आके ले जाएगा, तो उसको वो खुशी कुछ समय के लिए ही प्राप्त होती है। तो इसका मतलब होता है 4 दिन की चांदनी। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नाव पानी में डूबती चली गई, कौन सा पदबंध होगा? तो नाव पानी में डूबती चली गई विशेषण पदबंध का उदाहरण ये है कि जब कोई समूह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ? नाव पानी में डूबती चली गई, तो इसकी विशेषता बता रहा है। जैसे पहलवान के समान शक्तिशाली, जैसे कि अनीता बहुत संस्कारी औरत है, ये सभी किसके उदाहरण हैं? विशेषण पदबंध के ही उदाहरण हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है ना, वो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र की बोली को वागड़ी कहा जाता है? वागड़ी, तो राजस्थान का वागड़ क्षेत्र कौन सा होता है? जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र होता है ना, वो वागड़ क्षेत्र कहलाता है। वहां की बोली कौन सी होती है? वागड़ी बोली होती है। तो वागड़ी बोली कहाँ? वागड़ में बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, वो वागड़ी बोली यहाँ बोली जाती है। तो ये इसमें अगर देखें प्रभाव किसका, तो गुजराती भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव इस पर दिखाई देता है। तो क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र की बोली को वागड़ी? तो वागड़ क्षेत्र की बोली को। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है ना, वो वागड़ क्षेत्र है। अगला है, हर्बट विधि का एक दोष नहीं है, पूछा है, कौन सा दोष नहीं है? तो हर्बट यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, तो दोष नहीं है पूछा है। तो बिल्कुल हर्बट, जो हर्बट की विधि है, हर्बटीय विधि, वो मनोविज्ञान सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, J.F. हर्बट, जिन्होंने क्या पंचपदीय विधि दी थी। तो ये विधि कौन सी है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें पाठ नियोजन के लिए 5 चरण इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से बताए थे? एक तैयारी बताया था, एक बताया था प्रस्तुतिकरण दिया था, मेल, सामान्यकरण और आवेदन। ये 5 इन्होंने पंचपदीय प्रणाली थी, 5 इन्होंने पद बताए थे, 5 चरण बताए थे हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो पहला ही देखिए, इसमें बिल्कुल ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी, तो ये इसका दोष नहीं है, ये इसका गुण है, बाकी ये सभी इसके दोष है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि हमको आंसर पहले ही ऑप्शन में मिल गया, इसलिए हमें और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर पूछता है तो फिर शायद हमें सारे पढ़ने पड़ते। अगला क्वेश्चन है,
अनुवाद विधि किस सिद्धांत का पालन करती है? तो अनुवाद विधि जो पालन करती है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर विधि का पालन करती है। अनुवाद विधि में अज्ञात से अज्ञात सिद्धांत का पालन किया जाता है। जैसे कि किसी बच्चे के साथ अगर उसको समझाया जाता है तो सबसे पहले उसे मातृभाषा के साथ उसका मतलब अनुवाद करके उसको समझाते हैं। फिर धीरे-धीरे उसको जो लैंग्वेज हमें पढ़ानी है उस पर हम आते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर अनुवाद विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा की संरचना का विश्लेषण शास्त्र है। बिल्कुल, भाषा के सौंदर्य पक्ष का विश्लेषण करने वाला शास्त्र है, तो ये भी एकदम सही है। भाषा का विकास दिखलाने वाला शास्त्र है, एकदम सही। तो व्याकरण क्या है? ये सभी जो इन सभी का मिला-जुला रूप ही क्या है? व्याकरण है, जिसमें शिक्षण में भाषा की शुद्धता होती है, अनुशासन होता है, स्थिरता आती है, वही तो व्याकरण है। तो भाषा को व्यवस्थित रूप से किसके कारण हम व्यवस्थित रूप से भाषा को कर पाते हैं? व्याकरण के कारण ही तो कर पाते हैं। तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक अगर देखें तो कौन? फ्रोबेल खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल, जिन्होंने खेल शिक्षण विधि दी थी। सुकरात के द्वारा कौन सी विधि दी गई थी? प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी विधि किसके द्वारा दी गई थी? सुकरात के द्वारा दी गई थी प्रश्नोत्तरी विधि, सुकरात के द्वारा। वहीं अगर हम किलपेट्रिक की बात करें तो किलपेट्रिक ने कौन सी विधि दी थी? योजना विधि किलपेट्रिक ने दी थी, योजना विधि। वहीं अगर अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने दी थी निगमन विधि। तो ये देखिए सभी आपको ध्यान में रखना है। फ्रोबेल की कौन सी विधि थी? खेल शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तरी विधि सुकरात की, योजना विधि किलपेट्रिक की और अरस्तु की निगमन विधि। ये सारी विधियां ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो संबंधित है ना, वो किससे? जॉन डीवी से संबंधित है। जॉन डीवी ने प्रोजेक्ट शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। इसमें क्या होता है? छात्रों को वास्तविक दुनिया की जो समस्याएं हैं उनको हल करने और जटिल सवालों का जवाब देने में व्यस्त रखने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है। तो ये प्रोजेक्ट विधि किसके द्वारा दी गई? जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। दल शिक्षण का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो इसका प्रयोग हुआ था कहाँ पर? दल शिक्षण का सबसे पहले अमेरिका में। अमेरिका में इसका प्रयोग हुआ था 1955 में। इसका प्रयोग कहाँ? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था। छात्रों के सर्वे के ऊपर इसका जो प्रयोग किया गया था अमेरिका के मिशिगन और हार्वे के द्वारा किया गया था। इसमें एक कक्ष में विशेषज्ञ समूह द्वारा अध्यापक कार्य किया जाता है। छात्रों का दल बनाया जाता है और दल शिक्षण विधि के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है, किसी समस्या का समाधान किया जाता है। तो दल शिक्षण विधि का सबसे पहले अगर प्रयोग देखें तो अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि का प्रारंभ हुआ था। तो परियोजना विधि का प्रारंभ कहाँ? अमेरिका में हुआ था। इसका भी प्रयोग कहाँ हुआ था? दल शिक्षण का भी अमेरिका में, परियोजना विधि का भी प्रारंभ अमेरिका से होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? समस्या समाधान के लिए जो क्षमता है उसका पोषण करने के लिए, सामाजिक विकास करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है परियोजना विधि का। इसका प्रारंभ भी कहाँ से हुआ था? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण में निम्न में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। तो भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग कौन सा नहीं है? श्रवण प्रकोष्ठ है, परामर्शदाता कोष्ठ है, नियंत्रण कक्षा। परंतु दूरदर्शन प्रकोष्ठ जो है वो प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। ये एक दूर संचार प्रणाली होती है, दूरदर्शन प्रकोष्ठ। इसमें चलचित्रों के द्वारा ध्वनि के द्वारा दो स्थानों को बीच में प्रसारित किया जाता है। जैसे टीवी हम देखते हैं तो वही क्या है? दूरदर्शन है। इसमें प्रयोगशाला का कोई प्रयोग नहीं होता। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्ले वे किसकी बुक है? तो द प्ले वे बुक किसकी है? हेनरी कोल्ड विले कुक की। तो हेनरी कोल्ड विले कुक की बुक है कौन सी? द प्ले वे। हेनरी जो है वो ब्रिटिश शिक्षा शास्त्री थे। इनके द्वारा ये किताब लिखी गई थी। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया था। ये बुक लिखी थी और ये प्रकाशित अगर देखे पूछे क्वेश्चन तो 1911 में ये बुक प्रकाशित हुई थी। कौन सी बुक? द प्ले वे।
किसके द्वारा? कार्लवेल के द्वारा, हेनरी कार्लवेल कुक। अगला प्रश्न है, किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? किसी भी आदर्श लिखावट का जैसे का तैसा अनुकरण कहलाता है क्या? प्रतिलेख। बिल्कुल, जैसे किसी के नोट्स आप देख के उसको लिखते हो तो वो प्रतिलेख होता है, किसी के द्वारा, सॉरी अनुलेख होता है ना कि प्रतिलेख, ये गलत हो जाएगा। देखिए, आदर्श लिखा जैसा का तैसा अनुकरण होता है ना, वो अनुलेख होता है ना कि प्रतिलेख। प्रतिलेख क्या होता है? स्वतंत्र रूप से किसी पुस्तक या पत्र पत्रिका के किसी भाग को अनुकरण करता है, उसको लिखता है, तो वो प्रतिलेख हो जाएगा। श्रुतलेख क्या होता है? सुनकर लिखते हैं, अध्यापक बोलता है, छात्र लिखते हैं, वो श्रुतलेख होता है। और अनुलेख क्या होता है? आदर्श लिखावट होती है, जैसे अनुकरण के द्वारा लिखा होता है, तो अनुलेख इसका राइट आंसर होगा। प्रतिलेख नहीं, प्रतिलेख तो जैसे उसको, हाँ मैंने बोला सही था कि आप किसी की नोटबुक या किसी भी समाचार पत्र को देख के लिखते हैं, बुक्स को देख के लिखते हैं, वो प्रतिलेख होगा। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि का केंद्र बिंदु होता है, तो व्याख्यान विधि का केंद्र बिंदु क्या शामपट? नहीं, अध्यापक। तो व्याख्यान विधि का जो क्या व्याख्यान विधि का जो होता है वो अध्यापक होता है। व्याख्यान विधि का केंद्र बिंदु क्या होता है? अध्यापक व्याख्यान विधि का केंद्र बिंदु होता है। अध्यापक ही तो उस किसी भी चीज को बोलता है, उसको बच्चों को बात करके पढ़ाता है, उनके अपने मुख से मतलब समझाता है चीजों को। तो कथन विधि भी से हम कह सकते हैं, व्याख्यान विधि भी कह सकते हैं। टीचर है वो चैप्टर को रीड करके ही तो बच्चों को समझाएगा ना, उनको पढ़ के व्याख्या के द्वारा ही समझाएगा। तो व्याख्यान विधि में मोस्ट इंपॉर्टेंट केंद्र बिंदु कौन होता है? अध्यापक होता है। अध्यापक बच्चों को समझाता है और बच्चों का उस पर प्रभाव मतलब शिक्षक जो पढ़ाएगा उस वो ही प्रभाव बच्चों पर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जन्मदाता कौन है? तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जन्मदाता कौन है? डेजी मोरिवीन है, ये मोरिवीन नहीं मोरिवीन है। डेजी मोरिवीन पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जन्मदाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अनुकरण परिस्मरण विधि किससे कहा जाता है? तो अनुकरण परिस्मरण विधि किसे कहा जाता है? सैनिक विधि को, प्रयोजना विधि को, या फिर कौन सा है, प्रत्यक्ष विधि को या व्याख्यान विधि को? तो देखिए, सैनिक विधि है जो कि अमेरिका के सैनिकों द्वारा इसको प्रयोग में लिया गया था। इसे क्या कहते हैं? अनुकरण परिस्मरण विधि कहते हैं। किसको? सैनिक विधि को। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा अंतिम प्रश्न है, भाषा शिक्षण सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो भाषा शिक्षण विधि का मूल स्रोत देखें तो संस्कृत भाषा मूल स्रोत है भाषा शिक्षण विधि का। इसका जो देखें, ये सूत्र प्रणाली के द्वारा सूत्रों के द्वारा याद करवाई जाती है। ये बिल्कुल दोष मुक्त होती है। सामान्यतः अगर देखें तो दोष मुक्त प्रणाली होती है ये। तो भाषा जो शिक्षण है उसका सूत्र विधि क्या होगा? संस्कृत भाषा इसका सूत्र विधि होगी। तो ये हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे L1 की आप तैयारी कर रहे हो चाहे L2 की, दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट हो आपकी हिंदी, चाहे लैंग्वेज सेकंड हो, दोनों में ही ये क्वेश्चन मतलब इसी पैटर्न पर आधारित होंगे। तो आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा। और आगे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि उनको भी फायदा हो। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।